आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश भाजपा सांसदों की बैठक का दूसरा चरण है और आखिरी दिन है। इसमें अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ मंथन होगा। दूसरी खबर, समाजवादी पार्टी की जिसने अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का कार्यक्रम बदल दिया है और अब 23 अगस्त की बजाय 5 अगस्त से सपा के सम्मेलन की शुरुआत होगी। और तीसरी बड़ी खबर, बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जिसका दूसरा चरण 31 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो ये 3 बड़ी खबरें, इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर विस्तार से आपको जानकारी दी। और राजधानी दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश भाजपा के सांसदों की बैठक का दूसरा दिन है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इस बैठक में आज काशी क्षेत्र, अवध क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र के 44 सांसद शामिल होंगे। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में तीनों क्षेत्रों से आने वाले सांसदों को विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाने और जनता से संवाद करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके पहले कल हुई बैठक में पश्चिमी यूपी, कानपुर और ब्रज क्षेत्र के 39 सांसदों की बैठक हुई थी, जिसमें सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के अलावा कई अहम निर्देश दिए गए। तो चुनावी लिहाज से भाजपा ने अपने उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांट कर रखा है और उन्हीं 6 में से 3 की बैठक कल हुई और 3 की आज हो रही है, गोरखपुर, अवध और काशी क्षेत्र। सांसद जो हैं वो बुलाए गए हैं, बैठक होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। 2 चरणों में बैठक हुई, 3 क्षेत्रों पर कल चर्चा हुई थी और 3 क्षेत्रों पर आज चर्चा होनी है। 44 सांसद आज तीनों क्षेत्रों को मौजूद होंगे और रणनीति पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के 1 साल पूरा होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक हमारा देश का युवा अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है, ऐसे में उसे एक्सपोजर चाहिए। पीएम ने कहा कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। वहीं पीएम ने यह भी कहा कि दीक्षा पोर्टल बहुत उपयोगी साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा का जिक्र किया। वहीं पीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के करीब 6% निवेश का लक्ष्य रखा गया है। देश भर से हमारे कई युवा स्टूडेंट्स भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। अगर इन साथियों से हम उनकी आकांक्षाओं के बारे में, सपनों के बारे में पूछें तो आप देखेंगे कि हर एक युवा के मन में एक नयापन है, एक नई ऊर्जा है। हमारा युवा बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का, जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडॉप्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्वयं पोर्टल पर पाठ्यक्रम शुरू किए और हमारे स्टूडेंट्स पूरे जोश से इनका हिस्सा बन गए। दीक्षा पोर्टल पर मुझे बताया गया कि पिछले 1 साल में 2300 करोड़ से ज्यादा हिट होना ये बताता है कि ये कितना उपयोगी प्रयास रहा है।
2022 विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों प्रदेश के करीब 12% ब्राह्मण वोटर राजनीति का केंद्र बने हैं। यही वजह है कि बसपा ने ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए 23 जुलाई से प्रबुद्ध सम्मेलन नाम का अभियान चला रखा है और समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोटर्स को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत 5 अगस्त से बलिया में होने जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की थी, लेकिन ब्राह्मण वोटरों को लेकर बसपा के तेज हो रहे अभियान को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने रणनीति बदलते हुए 5 अगस्त को पार्टी के कद्दावर ब्राह्मण नेता रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती से प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज करने का फैसला किया है। इसके लिए अखिलेश यादव ने पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं की टीम तैयार की है, जिसमें पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, सनातन पांडे और संतोष पांडे शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटरों को साधने के अभियान पर निकले बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज सुल्तानपुर में थे। यहां पर उन्होंने बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने वाली सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है, लिहाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग एकजुट हों और बसपा के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील करें। वहीं चुनाव में गठबंधन के सवाल पर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बाकी पार्टियों की जमीन खिसक चुकी है और वो अकेले चलने लायक नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बार फिर कहा कि बीएसपी अपने दम पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अन्य पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो इसलिए इधर उधर ढूंढ रही क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है और उससे वो अकेले चलने के लायक नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कुछ इधर से उधर से मिल जाएगा तो शायद थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी पार्टी के साथ में मिलकर के चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, अकेले लड़ेगी। अगर मिलेगी किसी से तो यहाँ की जनता से मिल रही है और जनता के साथ मिलकर के चुनाव। और इस वक्त बड़ी खबर मथुरा से है। यमुना एक्सप्रेसवे पर गैस से भरा एक टैंकर पलट गया है और गैस में जो टैंकर था उसमें एलपीजी गैस थी, इसके रिसाव भी शुरू हो गया, तो इससे हड़कंप मचा हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बड़ा खतरा भी है क्योंकि एलपीजी गैस भरी थी और उसका रिसाव शुरू हो गया है। रिफाइनरी फायर सर्विस इंडियन ऑयल की टीम मौके पर पहुंच रही है और जयपुर से अलीगढ़ जा रहा था एलपीजी से भरा ये टैंकर। मथुरा के माठ थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे की घटना है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि राहत की बात यह है कि मथुरा में भी रिफाइनरी है, ऐसे में जो संबंधित अधिकारी वो बहुत तेजी के साथ वहां पर पहुंच पा रहे हैं और इससे हादसे को टाला जा सकता है। एक हादसा तो ये हुआ कि ये टैंकर पलट गया और दूसरा ये कि एलपीजी गैस लीक हो रही है, रिसाव शुरू हो गया है, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है। एलपीजी का रिसाव शुरू हो गया है और इस जानकारी के बाद रिफाइनरी फायर सर्विस और इंडियन ऑयल की टीम मौके पर पहुंच गई है। जयपुर से अलीगढ़ ये टैंकर जा रहा था, लेकिन मथुरा के माठ थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे की यह घटना है। और हमारे साथ मथुरा से अनिल जुड़ गए। अनिल, ये कब का हादसा है और क्या इस पूरे स्थिति पर काबू पाया गया है? क्या रिसाव को रोका जा सका है? जी, मैं आपको बता दूं, ये थाना मार्ग क्षेत्र का मामला है। जो यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड है, उस पर एलपीजी से भरा हुआ एक टैंकर पलटा है। यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। रिफाइनरी से टीम आई है, फायर ब्रिगेड की टीम है, इंडियन ऑयल की टीम यहाँ पर लगी हुई है मौके पर। यह टैंकर जयपुर से अलीगढ़ की तरफ जा रहा था, तो बरसात के कारण सड़क के किनारे जो कटाव हो जाता है, मिट्टी हट जाती है, उसी के गड्ढे में चला गया और वहां पर जाके गड्ढे में जाकर ये पलट गया। शुक्रिया अनिल आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बेकाबू कार ने महिला को जोरदार टक्कर मारती। लाइव तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर महिला को इस गाड़ी ने टक्कर मार दी। आप देखिए, महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। देखिए, महिला टोल प्लाजा के पास खड़ी है और तेज रफ्तार से ये टक्कर आई और सीधे महिला टोल प्लाजा जो होता है वहां पर जाकर टकरा गई। दादरी कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। कुछ गाड़ियां वहां पर और खड़ी थी, जाहिर तौर से उनको भी डेंट लगाओ, लेकिन महिला चूंकि सीधे बूथ से जाकर टकरा गई, ऐसे में उसको भीषण चोट लगी है। और आप देखिए, ये कार आई, तेजी से इसने धक्का मारा और जो महिला थी उससे गंभीर चोटें आई हैं, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार थी, एकदम से नियंत्रण
से बाहर हुआ है। और देखिए, ये ग्रेटर नोएडा की दादरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है और एक व्यक्ति पहले से घिसटता हुआ, यानी कि 2 लोग घायल हुए इसमें, पर महिला की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा लगी है। आप देखिए, 2 गाड़ियां खड़ी हैं टोल प्लाजा पर। ये महिला यहाँ पर घूम रही है। पहले एक आदमी को टक्कर मारी, उसके बाद दूसरे को टक्कर मारी और बेकाबू कार सीधे आकर जो टोल बूथ होता है वहां पर टकरा कर रुकी। कोरोना संकट के दौरान मनमानी तरीके से फीस वसूली की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए बरेली के 2 निजी अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बरेली के दरपिन अस्पताल पर कोविड मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी फीस वसूली का आरोप था, जबकि एपेक्स अस्पताल पर कोविड मरीज का शव बदलने का आरोप था, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने एपेक्स अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच के बाद दोनों ही अस्पतालों के खिलाफ शिकायत सही मिलने के बाद कमिश्नर के आदेश पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई गई। अप्रैल के महीने में 19 तारीख को शीतल गुप्ता एक लड़की है, उसने अपने पिताजी को भर्ती कराया था दर्पण हॉस्पिटल में। तो वहाँ उसको जब जांच कराई गई तो उन लोगों ने ठीक से उससे व्यवहार नहीं करा, जांच नहीं ठीक से कराई और उसको रेफ़र कर दिया अपेक्स हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद उनकी डेड बॉडी बदल गई और आरोपी शिकायतकर्ता का आरोप है कि हमारी डेड बॉडी झाड़ियों में मिली, मेरे से पैसे ज़्यादा वसूले गए और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी उनसे पैसे लिए गए। इसकी शिकायत माननीय आयुक्त मंडल को की गई, विधायक जी की गई, क्षेत्रीय विधायक जी को। उसकी जांच एसडीएम सदर ने की, उसमें उन्हें दोषी पाया। कानपुर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान निजी अस्पतालों में हुई मरीजों की मौत का रिकॉर्ड अब तक सामने नहीं आ पाया है। सूत्रों की माने तो दूसरी लहर के दौरान कानपुर और आसपास के निजी अस्पतालों में करीब 500 मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन दूसरी लहर को खत्म होने के 2 महीने बीतने के बाद भी अब तक निजी अस्पताल संचालकों ने मेडिकल कॉलेज को मौतों का रिकॉर्ड नहीं मुहैया करवाया। इनमें कानपुर शहर समेत कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव और फर्रुखाबाद के निजी अस्पताल शामिल हैं, जिन्होंने 500 के करीब मौतों का रिकॉर्ड नहीं दिया है। कोरोना संकट के दौरान ऐसी ही एक महिला के पति की मौत के 2 महीने बाद भी हैलट अस्पताल के चक्कर लगा रही है, लेकिन सीएमओ से शिकायत करने के बावजूद आज तक उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। लेकिन इस मामले में कानपुर के सीएमओ का कुछ और ही कहना है। मेरे पति का नाम संजय श्रीवास्तव था और उनकी कोविड से मौत हुई सर। हैलट में हुई सर। सर एडमिट में सर हैलट में इमरजेंसी वार्ड में थे सर। इमरजेंसी वार्ड में थे सर। राम जी ने भर्ती कराया वहाँ पे। वहाँ आइसोलेशन वार्ड के वो डॉक्टर थे, न्यूरो के डॉक्टर थे। उनकी जांचें ये कोविड की हुई थी सर। वो जो सैंपल डिलीट है सर। 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, डेथ सर्टिफिकेट अगर हम कोई कोरोना से पॉजिटिव करेंगे तो कोई एविडेंस तो हो। एविडेंस में हमने इतना तक भी कर रखा है कि या तो उसकी RT-PCR पॉजिटिव हो, उस पर पोर्टल पर चढ़ी हो, ना भी चढ़ी हो तो RT-PCR पॉजिटिव हो, रिपोर्ट हो, तो हम उसे कंसल्ट कर लें उस पर्टिकुलर जिस भी लैब से है कि भाई। दूसरा ये है कि अगर कई बार RT-PCR नहीं हुआ, सीरियस हो गया, तो CT स्कैन होकर भी इलाज हुए, तो वो जो जिस भी हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा वहाँ फार्म 4 भरा जाता है, तो उसमें पूरा ट्रीटमेंट का ब्यौरा और कोज कारण जो डायग्नोसिस वगैरह वो लिखते हैं। तो अगर उनके डॉक्यूमेंट से या उनसे संतुष्टि होती तो भी हम पॉजिटिव कर लेते। इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया है कि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को छिपाने में पूरा सिस्टम लगा हुआ है। मेडिकल कॉलेज ने पहले कोरोना से हुई मौतों को छिपाया और अब प्राइवेट नर्सिंग होम भी इनके आंकड़ों को जारी नहीं कर रहे हैं। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और शासन लगातार रिपोर्ट तलब कर रहा है। बावजूद इसके मौतों के आंकड़ों को छिपाने का काम अभी भी जारी है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। तो सिस्टम में जब इस तरीके के लोग बैठते हैं तो फिर इंसानियत मरती है और जो इंसान होता है वो दर दर भटकता है। एम्बुलेंस चालकों की अब बात कर लेते हैं। उनकी हड़ताल भी इंतहा पार कर रही है। इस बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो कई सवाल खड़े करता है। यहाँ पर एम्बुलेंस में मरीज की जगह बाइक लाद कर ले जाई जा रही है। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था वाले एम्बुलेंस ड्राइवर मरीजों को अस्पताल के गेट पर छोड़कर ही भाग रहे हैं। तो देखिए आप, मरीज परेशान हो रहे हैं लेकिन एम्बुलेंस पर बाइक लाद कर बाइक को पहुंचाया जा रहा है। तो अपने अपने हिस्से की हरकत हर कोई कर रहा है और सभी को हक चाहिए। अब देखिए, मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है लेकिन बाइक लद रही है।
और कानपुर से बड़ी खबर है। हड़ताल के बीच मनमानी पर एम्बुलेंस कर्मी उतर आए हैं। मरीज को अस्पताल के गेट पर ही छोड़कर एम्बुलेंस कर्मी फरार हो गया। मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। मरीज ने 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई थी, लेकिन अस्पताल के गेट पर ही छोड़कर जो एम्बुलेंस कर्मी था वो मरीज को छोड़कर फरार हो गया। हमें आए नहीं, हमारे गोपालपुर से उठा के हमको लाई। बताइए अपनी पूरी समस्या बताइए। बुखार में परेशान थे, भयंकर बुखार था, लेटे लेटे हम आए। 2 कमर ओढ़े हुए हैं। इसके बाद में एम्बुलेंस यहाँ छोड़ के हमको चले गए अस्पताल में। काफी देर हो गया, एडमिट नहीं करवाया। एडमिट नहीं करवाया, ना कोई कागज ना कुछ नहीं। आधार फाधार कुछ लिए ही नहीं। कुछ नहीं लिया, इसके आधार कार्ड हम डाल के लाए थे। हम पता एड्रेस पूछा, कुछ नहीं पूछा। परेशान है आप? आपने 108 पे कॉल की थी? हाँ। प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल ने मरीज और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ा दी है। वाराणसी से आई वो तस्वीर है जिससे लोगों की परेशानी को समझा जा सकता है। यहाँ पर एक शख्स ठेले पर अपनी बीमार पत्नी को लेकर अस्पताल जा रहा है। ठेले पर पत्नी को ले जाता ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये तस्वीर बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल ले जाते समय की। आप देखिए, ये स्थिति है, ये वाराणसी है जहाँ पर ठेले पर मरीज को ले जाना पड़ा क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। प्रदेश में बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। वहीं बारिश के कारण गांव से लेकर शहरों तक सड़क ये हो या सरकारी दफ्तर, अस्पताल तालाब में तब्दील हो गए हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। पीलीभीत, आगरा, बिजनौर, सोनभद्र और हर जगह आपको जल का सैलाब दिखेगा। शारदा और देवहा नदी का कहर पीलीभीत में टूट रहा है, तो वहीं अगर हम सोनभद्र की बात करें तो आप देखिए किस तरीके से नदी का उफान है। और बिजनौर में एक जगह ई-रिक्शा पलट गया, बारिश से सड़क इतनी ज़्यादा टूटी थी। आगरा की बात करें तो यमुना और चंबल उफान पर है।